Now, 7 layers of OSI model is या are, मैं फर्स्ट लेयर से स्टार्ट करूँगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लेयर, लेयर नंबर 1. देखिए, लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल इज फिजिकल लेयर. आफ्टर दैट लेयर 2 इज डेटा लिंक लेयर. इसके बाद लेयर 3 इज नेटवर्क लेयर. इसके बाद हमारे पास आएगी नेटवर्क लेयर. के बाद नेटवर्क लेयर के बाद हमारे पास कौन सी लेयर आएगी? द फोर्थ लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर. आफ्टर दिस फिफ्थ लेयर इज सेशन लेयर. सिक्स्थ लेयर इज प्रेजेंटेशन layer, and seventh layer is application layer. Now, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट लेयर कौन सी है और सेवन्थ लेयर कौन सी है. कई लोग आपको कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है. नो, द फर्स्ट लेयर इज़ फिजिकल लेयर. एक्चुअल में फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर. नाउ वन बाय वन अब मैं इन लेयर्स के बारे में आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा. वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेयर 7. कौन सी लेयर? एप्लीकेशन लेयर से. सो सेवन्थ लेयर एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेंगे. अब एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? देखिए, पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे और मैं एक एक पॉइंट आपको फिर समझाता चलूँगा साथ के साथ. This layer provide various services like mail service, remote access service, time service, web service. After this file service etc. कहने का मतलब ये कि अलग अलग सर्विसेज हमारे को एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है with the help of some protocols. These services are provided with the help of some protocols. कुछ प्रोटोकॉल्स की हेल्प से हमारे को ये सर्विसेज प्रोवाइड होती है. फॉर एग्जांपल, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं. HTTP, HTTPS, आफ्टर दिस FTP, आफ्टर दिस TFTP, इसके बाद टेलनेट, SSH, इसके बाद हमारे पास आएगा DNS, DNS के बाद हमारे पास आएगा SSH, आफ्टर दिस DNS, आफ्टर दिस हमारे पास आएगा DHCP. DHCP के बाद हमारे पास अगला प्रोटोकॉल आएगा टेलनेट, SSH, DHCP, DNS, और भी बहुत सारी सर्विसेज है लाइक NTP. इसके बाद SNMP, इसके बाद syslog, आफ्टर दिस RIP. इसके बाद RIP के बाद आपके पास अगला प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करेगा, द नेम ऑफ दैट प्रोटोकॉल इज HSRP. So these are some of the protocols which are used at application layer. इसके अलावा और भी कई प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इस लेयर के ऊपर यूज होते हैं. आफ्टर दिस जो दूसरा काम होगा एप्लीकेशन लेयर का वो क्या होगा? दिस लेयर प्रोवाइड this layer
provide interaction या interface in between user and the system. एक इंटरैक्शन प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन लेयर किसके बीच में, यूज़र और सिस्टम के बीच में. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर. आफ्टर दिस आपको ये पता होना चाहिए मेनली कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स. इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपनी 6th लेयर पे. OSI मॉडल की 6th लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर. अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, एक बार इसको देखेंगे. इट इज यूज टू प्रेजेंट द डेटा इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर का यूज होता है. आफ्टर दिस इसका एग्जाम्पल क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं. लेट सपोज आपने अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में जाएगा, यानी बाइनरी टू डेसिमल कोड के अंदर जाएगा. उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को चेंज करेगा प्रेजेंटेशन लेयर इन एस्काई फॉर्मेट में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है. इसको कन्वर्ट करा बाइनरी टू डेसिमल कोड के अंदर. तो ये जो पूरा काम होगा कौन सी लेयर का होगा, प्रेजेंटेशन लेयर का. आफ्टर दिस इस लेयर का और क्या काम होता है. द सेकेंड वर्क ऑफ दिस लेयर इज at this layer the data will be the data can be changed or we can say coding, encoding, decryption, encryption and decryption. After this, encapsulation and decapsulation. ये सभी काम are done at this layer. इस लेयर के ऊपर एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, ये सभी प्रोसेसेस डेटा के ऊपर रन होंगे. एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर आती है उसका नाम है सेशन लेयर. अगली लेयर का नाम क्या है, सेशन लेयर. अब सेशन लेयर क्या करेगी, वन बाय वन एक बार इसकी फंक्शनिंग समझते हैं. नाउ दिस लेयर विल क्रिएट, मेंटेन एंड और क्या करेगी, टर्मिनेट अ सेशन. एक सेशन को क्रिएट, मेंटेन और टर्मिनेट करने के लिए हम कौन सी लेयर का यूज़ करेंगे, सेशन लेयर का यूज़ करेंगे. आफ्टर दिस इसके बाद जो दूसरा काम होगा उस इस लेयर का, ये क्या होगा, दिस लेयर विल कीप डिफरेंट application data separated from one another.
कहने का मतलब क्या है कि लेट से मेरे पास एक पीसी था, मैंने अपने पीसी के ऊपर 2 एप्लीकेशन चला रखी है। एप्लीकेशन एक चला रखी है कौन सी, लेट से आप अपने पीसी पे बैठे हो और आपने एक एप्लीकेशन रन करी, वेब ब्राउज़र, राइट। अब वेब ब्राउज़र के अंदर आपने 2 टैब ओपन कर रखे हैं, एक फेसबुक का और दूसरा यूट्यूब का। अब ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन हैं, अकॉर्डिंग टू पीसी ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है। इन दोनों का जो डेटा होगा, जो इस सिस्टम में आ रहा होगा, एक ही एनआईसी कार्ड के थ्रू, यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आ रहा होगा। इन दोनों के डेटा को सेपरेट कौन सी लेयर करेगी, सेशन लेयर। सो दिस इज़ द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ सेशन लेयर। और ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ सेशन आईडी। एक सेशन आईडी क्रिएट होती है जिसकी हेल्प से आपका पीसी अलग एप्लीकेशन के डेटा को सेपरेट रखता है। आफ्टर सेशन लेयर, इसके बाद हमारे पास जो अगली लेयर आएगी उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ना, जो मेन लेयर्स है नेटवर्किंग परस्पेक्टिव से, वो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, देखिए, एट दिस लेयर टू मेन not main protocols are used। कौन कौन से 2 मेन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं हमारे इस लेयर के ऊपर, द फर्स्ट वन इज़ TCP एंड द सेकेंड प्रोटोकॉल इज़ UDP। अब एक बार इन दोनों प्रोटोकॉल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि TCP और UDP के बीच में डिफरेंस क्या है। इंटरव्यू के अंदर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि TCP और UDP के बीच में डिफरेंस क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन दी फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, and UDP stands for user datagram protocol, user datagram protocol and transmission control protocol। sorry, just give me a minute। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस लिख रहा हूँ मैं। ये मेन डिफरेंसेस है TCP और UDP के बीच में। जस्ट सी देम और उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके इनका मतलब बताऊँगा। द फर्स्ट डिफरेंस इज TCP इज रिलायबल, नॉट विद रिलायबल। पहला पॉइंट लिखेंगे, TCP इज कनेक्शन oriented protocol। After this, UDP is now UDP is connection less protocol। After this, TCP is reliable protocol। UDP is unreliable protocol। सो एक मिनट, unreliable protocol। Third point, TCP use flow control। Third point here is UDP
don't use flow control. आफ्टर दिस, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा टीसीपी और यूडीपी के बीच में डिफरेंस. ना, फोर्थ पॉइंट इज टीसीपी यूज विंडोइंग, fourth point here is UDP don't use windowing. एक कंसेप्ट है विंडोइंग का, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा कि विंडोइंग कंसेप्ट होता क्या. फिफ्थ पॉइंट इज हेडर साइज ऑफ TCP is 20 bytes. ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज है. इट कैन बी चेंज. एंड फिफ्थ पॉइंट हेयर इज हेडर साइज ऑफ UDP is 8 bytes. UDP का हेडर साइज कितना होगा 8 bytes. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज TCP is slow protocol and UDP is fast protocol. After this, next point, seventh point is TCP use four-way handshake. And seventh point here is UDP don't use four-way handshake. Eighth point, आठवां पॉइंट क्या होगा, प्रोटोकॉल नंबर ऑफ TCP is 6 and protocol number of UDP is 17. After this, next point is segmentation is used in TCP. TCP के अंदर एक segmentation process का use होता है. 9 point here will be segmentation is not used in UDP. आफ्टर दिस, इसके बाद बारी आती है किस प्रोसेस की, इसके बाद हमारे पास बारी आएगी लास्ट पॉइंट इज टेलनेट SSH. आफ्टर दिस HTTPS use TCP at layer 4. यानी कि ये एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो लेयर 7 पे यूज़ हो रहे हैं, ये लेयर 4 पे TCP का यूज़ करते हैं. इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आएगा दैट DNS, DHCP, SNMP, NTP, all these protocols use UDP at layer 4. So these are the 10 differences in between TCP and UDP.
अब एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं कि टीसीपी और यूडीपी के अंदर ये पॉइंट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले बात आती है कनेक्शन ओरिएंटेशन। मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया था दैट टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब क्या, देखिए लेट सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है और आप एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या एक सर्वर से डेटा रिसीव कर रहे हो या सेंड कर रहे हो, और ये सर्वर कौन सा है, इट इज़ HTTP सर्वर, ये आपका पीसी है। अब इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, या अगर मैं बोलूँ HTTP सर्विस को एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बीच में कनेक्शन ओरिएंट होगा। कनेक्शन ओरिएंट क्यों होगा, क्योंकि HTTP जो सर्विसेज होती है जो लेयर 7 के ऊपर वर्क कर रही है, ये लेयर 4 के ऊपर TCP का यूज़ करेंगे। आपका ये PC डायरेक्टली कभी भी HTTP का मैसेज सेंड नहीं करेगा। इससे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस रन होगा TCP के अंडर, जिसको हम बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही HTTP का ट्रैफिक सेंड हो सकता है। अब 3-वे हैंडशेक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर 3 मैसेजेस जाते हैं। पहला मैसेज यहाँ पे PC सेंड करेगा और इस मैसेज का नाम होगा सेंड मैसेज। सेंड का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सेंड का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। आफ्टर दिस, इसके बाद यहाँ पे जब सर्वर ये मैसेज रिसीव कर लेगा, यहाँ से सर्वर एक मैसेज सेंड करेगा और इस मैसेज का नाम होगा सेंड प्लस एक्ट। नाउ एक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्ट का मतलब है एक्नॉलेजमेंट। आफ्टर दिस, इस सिनारियो के अंदर लास्ट मैसेज जो 3-वे हैंडशेक का पार्ट है, यहाँ से ये PC सेंड करेगा और ये PC कौन सा मैसेज सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट। सो दीज आर दी 3 मैसेजेस इन 3-वे हैंडशेक। एक बार ये तीनों मैसेजेस एक्सचेंज हो गए, इसके बाद आपके डिवाइसेस क्या सेंड कर सकेंगे, इसके बाद आपके डिवाइसेस डेटा को सेंड कर सकेंगे। क्लियर ना। अब इस सिनारियो के अंदर जो 3-वे हैंडशेक हमारा कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब क्या, देखिए सिंक्रोनाइजेशन मैसेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे हम। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि PC सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहता है, इसलिए यहाँ से ये सिंक मैसेज भेज रहा है। आफ्टर दिस, दूसरा मैसेज यहाँ से सर्वर सेंड कर रहा है, सर्वर भी सिंक्रोनाइजेशन मैसेज सेंड करेगा, साथ के साथ ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज का मतलब ये होगा कि इस सर्वर को PC से सेंड हुआ पिछला सिंक्रोनाइजेशन मैसेज रिसीव हो गया। दिस इज़ नोन एज एक्नॉलेजमेंट। TCP इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिलायबल का मतलब ये कि इसके अंदर एक डिवाइस एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करके सामने वाले को ये बताएगा कि उसको प्रीवियस मैसेज रिसीव हो गया, और लास्ट में हमारे पास PC के एंड से कौन सा मैसेज जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब PC ये बता रहा है सर्वर को कि उसे सर्वर का प्रीवियस मैसेज यानी कि सेंड प्लस एक्ट रिसीव हो गया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3-वे हैंडशेक, हम इस प्रोसेस को बोलेंगे कनेक्शन ओरिएंटेशन। मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन ओरिएंट किया या बनाया, लास्ट में इसके बाद आपका डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। ये डेटा कौन सा होगा, HTTP का डेटा। दिस इज नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। UDP इस प्रोसेस को रन नहीं कर सकता, इट इज़ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। आफ्टर दिस बारी आती है रिलायबिलिटी की। नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी इन TCP, देखिए नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा, लेट्स से हमारा बिल्कुल सेम सिनारियो, इस सिनारियो के अंदर एक PC है और एक सर्वर है, दोनों आपस में मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। दोनों आपस में क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे मैसेजेस, यानी कि मैं कोई भी कंटेंट बोल देता हूँ, HTTP का यहाँ पे कंटेंट सेंड हो रहा है,
इस सिनारियो के अंदर लेट से पीसी ने यहाँ पे कुछ डेटा सेंड किया है HTTP का, पीसी ने यहाँ पे HTTP का क्या सेंड किया, कुछ डेटा सेंड किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTP डेटा, क्लियर। अब पीसी को कैसे पता कि ये डेटा सर्वर ने रिसीव कर लिया है? माय क्वेश्चन इज दैट कि पीसी को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा सर्वर ने रिसीव कर लिया है? व्हाट विल सर्वर डू? सर्वर इस सिनेरियो में एक मैसेज सेंड करेगा और इस मैसेज को हम बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट मैसेज, एक मैसेज। एक्नॉलेजमेंट मैसेज जैसे ही पीसी को रिसीव होगा, पीसी को पता चल जाएगा कि ये डेटा रिसीव हो चुका। दिस इज़ वाई वी से दैट TCP इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल। अब एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ साथ यहाँ पे दो फील्ड्स का यूज़ होगा TCP हेडर के, और उनका नाम है एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड सीक्वेंस नंबर, क्लियर। एक्नॉलेजमेंट नंबर और सीक्वेंस नंबर की हेल्प से आपका एक प्रोटोकॉल TCP क्या हो रहा है यहाँ पे, रिलायबल, एक्नॉलेजमेंट मैसेज की वजह से और एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड सीक्वेंस नंबर की हेल्प से। आफ्टर दिस TCP इज़ अ रिलायबल प्रोटोकॉल क्योंकि वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, UDP की, UDP इज़ अनरिलायबल, वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। आफ्टर दिस फ्लो कंट्रोल। अब इस फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, मैंने आपको लिखवाया दैट TCP यूजेस फ्लो कंट्रोल एंड UDP डोंट यूज़ फ्लो कंट्रोल। इसका मतलब क्या होगा, एक बार इसको देखेंगे। फ्लो कंट्रोल, नाउ लेट्स से ये सेंडर है और ये रिसीवर है, क्लियर। ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस सिनेरियो के अंदर आपका ये जो इंटरफेस है, ये वाला जो इंटरफेस है, इसकी डेटा को रिसीव करने की एक कैपेसिटी होगी। इसकी डेटा को क्या करने की, रिसीव करने की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। इसको हम बोलेंगे बफर मेमोरी। लेट से इसकी जो बफर मेमोरी है वो कितनी है, 4000 बाइट्स। कितनी है इसकी बफर मेमोरी, 4000 बाइट्स। लेकिन इस सेंडर ने यानी कि इस पीसी ने यहाँ से कुछ डेटा सेंड किया और वो भी एक साथ। लेट से ये 2000 बाइट का डेटा, ये भी 2000 बाइट का डेटा और ये भी 2000 बाइट का डेटा। इस सिनेरियो के अंदर जैसे ही आपका एक ट्रैफिक यहाँ पे इस इंटरफेस पे रिसीव होगा, ये इसकी बफर मेमोरी में पहले जाके स्टोर होगा। लेकिन बफर मेमोरी तो कितनी है, 4000 बाइट्स। इस सिनेरियो में पहले दो पैकेट्स तो रिसीव हो जाएंगे, या पहले दो सेगमेंट्स तो रिसीव हो जाएंगे। ये वाला सेगमेंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो अननेसेसरीली मेरा यहाँ पे ट्रैफिक क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आता है TCP के अंदर जिसको हम बोलेंगे फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल होगा कैसे, इस सिनेरियो के अंदर फ्लो कंट्रोल होगा ऐसे कि यहाँ पे लेट से आपके पास डेटा आया, 4000 बाइट्स जैसे ही आया यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर, ये 2000 बाइट्स और ये भी कितना, 2000 बाइट्स। आफ्टर दिस यहाँ पे बफर मेमोरी क्या हो गई, फुल हो गई। बफर मेमोरी यहाँ पे क्या हो गई, फुल हो गई। जैसे ही बफर मेमोरी फुल हुई, आपका ये डिवाइस एक मैसेज सेंड करेगा और इसको बोलेगा स्टॉप सेंडिंग दी डेटा। यहाँ पे डेटा सेंड करना स्टॉप कर दे सेंडर, क्योंकि रिसीवर की बफर मेमोरी फुल हो गई है। आफ्टर सम टाइम बफर मेमोरी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि वो वाला जो डेटा था वो प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे बफर मेमोरी एम्प्टी होगी इस सिनेरियो के अंदर, अब आपका डिवाइस दोबारा से डेटा सेंड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, बफर मेमोरी। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ रह गई, आई एम वेरी सॉरी, इस प्रोसेस के अंदर जैसी बफर मेमोरी एम्प्टी होगी, यहाँ से ये दोबारा एक मैसेज सेंड करेगा और उस मैसेज का
में क्या बोलेगा वो, दैट स्टार्ट सेंडिंग दी डेट. सो दिस इज़ नोन एज फ्लो कंट्रोल. अब फ्लो कंट्रोल के इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज स्टॉप एंड वेट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टॉप एंड वेट. अब स्टॉप एंड वेट के बाद एक और टाइप का फ्लो कंट्रोल होता है जिस प्रोसेस को हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विंडोइंग. विंडोइंग प्रोसेस के अंदर होगा क्या, मैं ये अभी आपको बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको ये लिखवाया था कि टीसीपी के अंदर फ्लो कंट्रोल तो होता ही है, साथ के साथ टीसीपी के अंदर विंडोइंग प्रोसेस भी फॉलो होगा. अब इस सिनारियो के अंदर हमारे पास विंडोइंग कंसेप्ट यूडीपी में नहीं होता. विंडोइंग होता क्या है देखिए. लेट्स से आपके पास दो डिवाइसेस हैं, दोनों टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे लेयर 4 के ऊपर. अब इस सिनारियो में ये दोनों जब भी डेटा सेंड करेंगे, डेटा सेंड करने से पहले ये दोनों अपने इंटरफेस की बफर मेमोरी एक्सचेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल इस डिवाइस की इंटरफेस की बफर मेमोरी है 1000 बाइट्स. क्लियर. और इस इंटरफेस की बफर मेमोरी है 500 बाइट्स. ये एक एग्जांपल है. बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को डिवाइस के इंटरफेस की बफर मेमोरी 4128 बाइट्स होती है ना. अब इस सिनारियो के अंदर दोनों डिवाइसेस यहाँ पे विंडो साइज़ के लिए अपनी बफर मेमोरी को नेगोशिएट करेंगे. फॉर एग्जांपल इस डिवाइस ने अपनी बफर मेमोरी बताई कि इसकी बफर मेमोरी कितनी है 1000 बाइट्स, और अगले टीसीपी के मैसेज में इस डिवाइस ने अपनी बफर मेमोरी नेगोशिएट करी कितनी 500 बाइट्स. अब जैसे ही दोनों डिवाइसेस को एक दूसरे की बफर मेमोरी पता चल जाएगी, इसमें से जो लीस्ट साइज़ होगा 500 बाइट इज़ द लीस्ट साइज़, ये इन दोनों डिवाइसेस के लिए क्या बन जाएगा विंडो साइज. कितना विंडो साइज बन गया 500 बाइट्स. नाउ लेट्स से कोई भी डिवाइस यहाँ से डेटा सेंड कर रहा है, लेट सपोज ये 200 बाइट, नॉट 200, ये है 100 बाइट्स का. ये यहाँ से क्या करेगा डेटा सेंड करेगा, लेकिन कितना डेटा सेंड करेगा 100 बाइट्स के. यहाँ से इसने 5 मैसेजेस सेंड किए, मतलब टोटल कितना हो गया 500 बाइट्स. 500 बाइट्स का डेटा सेंड करने के बाद इस सिनारियो में ये और डेटा सेंड नहीं करेगा. ये क्या करेगा वेट करेगा सामने वाले डिवाइस का, और सामने वाला डिवाइस इसको कौन सा मैसेज सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट. कहने का मतलब इस सिनारियो के अंदर मैं एक लिमिट विंडो साइज़ की लिमिट तक ही डेटा सेंड करूँगा. इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा इस सिनारियो के अंदर कि सबसे पहली चीज़ कि हमारा ओवरफ्लो नहीं होगा यहाँ पे इंटरफेस, यानी कि फ़्लो कंट्रोल मेंटेन होगा. दूसरा एडवांटेज ये कि मैं हर 100 बाइट्स ऑफ डेटा को सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं करूँगा. यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी या सेंड होगी, जिससे कि हमारा ट्रांसमिशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए. दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज विंडोइंग. अब विंडोइंग के बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारे पास वो कौन सा है? द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ हेडर साइज ऑफ टीसीपी इज़ 20 बाइट्स एंड हेडर साइज ऑफ यूडीपी इज़ 8 बाइट्स. ऐसा क्यों है ये मैं आपको टीसीपी और यूडीपी के हेडर में बताऊंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ इनके ये क्यों है. इसके बाद बारी आती है टीसीपी इज़ स्लो प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज़ फास्ट प्रोटोकॉल. देयर इज़ अ रीज़न इज़ दैट कि टीसीपी के अंदर डेटा सेंड होने के बाद सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट मैसेज का, इसीलिए यहाँ पे टीसीपी एक स्लो प्रोटोकॉल है. लेकिन यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड नहीं होता, इसके अंदर स्ट्रेट अवे डेटा सेंड होगा. दैट इज़ वाई यूडीपी इज़ फास्ट प्रोटोकॉल. इसके बाद बारी आएगी 4-वे हैंडशेक की. नाउ व्हाट इज़ दिस 4-वे हैंडशेक? देखिए, लेट से इन दोनों डिवाइसेस ने पीसी और सर्वर ने डेटा सेंड कर लिया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, इनको अब और डेटा सेंड नहीं करना. यहाँ से अब ये टीसीपी के सेशन को टर्मिनेट करेंगे. कैसे सेशन को टर्मिनेट करेंगे टीसीपी के? ये डिवाइस एक मैसेज सेंड करेगा जिसका नाम है फिन. फिन स्टैंड्स फॉर फिनिश मैसेज सेंड करने के बाद सर्वर इसको मैसेज सेंड करेगा एक्ट, यानी कि एक्नॉलेजमेंट.
सर्वर इसके बाद दोबारा यहाँ से एक मैसेज सेंड करेगा जिसको हम बोलेंगे फिन, एंड लास्ट में हमारे पास ये पीसी सेंड करेगा एक मैसेज एक्नॉलेजमेंट ACK। कहने का मतलब सेशन TCP के सेशन को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे 4 मैसेजेस एक्सचेंज हुए, फर्स्ट फिन, देन एक्नॉलेजमेंट, देन फिन, एंड आफ्टर दिस एक्नॉलेजमेंट। दिस प्रोसेस टू टर्मिनेट TCP सेशन इज नोन एज 4-way हैंडशेक। TCP 4-way हैंडशेक प्रोसेस को यूज़ करता है, लेकिन UDP 4-way हैंडशेक प्रोसेस को यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रोटोकॉल नंबर ऑफ TCP is 6 एंड प्रोटोकॉल नंबर ऑफ UDP is 17। एक्चुअल में प्रोटोकॉल नंबर एक फील्ड होती है IP हेडर के अंदर, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि प्रोटोकॉल नंबर TCP का 6 होगा और UDP का क्या होगा 17। प्रोटोकॉल नंबर फील्ड यूज़ कहाँ होती है ये हम IP हेडर के अंदर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस segmentation process is used in TCP and segmentation process is not used in TCP। अब ये segmentation का मतलब क्या होगा देखिए, जब भी हमारा कोई डेटा जाएगा, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इस सिनारियो के अंदर लेट सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इसने डेटा सेंड किया है, करना है, सॉरी, इसने डेटा सेंड करना है और ये डेटा कितना है, इट इज़ ऑफ लेट सपोज 10 MB 10 मेगाबिट्स पर 10 मेगाबिट्स का डेटा हमारे को सेंड करना है। क्या ये एक ही साथ 10 मेगाबिट्स का डेटा सेंड करेगा? नो, ये एक ही साथ कभी भी 10 मेगाबिट्स का डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। नॉट बिट्स, टेक इट बाइट्स। 10 मेगाबाइट्स का डेटा सेंड करना है, ये एक ही साथ कभी भी 10 मेगाबाइट्स का डेटा सेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीज़न इज़ दैट लेट सपोज 10 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा ये सेंड तो कर रहा है, लेकिन रिसीवर तक आते आते उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई एरर आ गया तो मेरे को दोबारा से पूरा का पूरा डेटा सेंड करना पड़ेगा। इसलिए TCP प्रोसेस क्या करता है, इस 10 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब डिवाइडिंग data in small parts is known as segmentation। सेगमेंटेशन परफॉर्म कहाँ पे हो रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, यानी लेयर 4 के ऊपर। अब सेगमेंटेशन होता किसकी हेल्प से? There is one thing known as MSS, maximum segment size। आपकी बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1460 बाइट्स होती है और इसके बेसिस पे हम डेटा को डिवाइड करके सेंड करते हैं एक रिसीवर के पास। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। क्लियर? आफ्टर दिस लास्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन के बाद टेलनेट, SSH, HTTP, HTTPS, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं लेयर 7 के प्रोटोकॉल्स जो लेयर 4 पे किसका यूज़ करते हैं? TCP का यूज़ करते हैं। DNS, DHCP, SNMP, NTP ये किसका यूज़ करेंगे? UDP का एट लेयर 4। इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेट। अगर आप HTTP का यूज़ कर रहे हो लेयर 7 पे, तो लेयर 4 पे आपको TCP का यूज़ करना ही पड़ेगा। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस इन बिटवीन TCP एंड UDP। ये हमारी लेयर है कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट लेयर। अगली लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर। नाउ द नेक्स्ट लेयर नेम इज नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है एक बार ज़रा देखते हैं। लेयर नंबर कौन सा है? ये लेयर नंबर 3। अब सबसे पहला पॉइंट इसका आएगा लॉजिकल एड्रेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉजिकल एड्रेसेस कौन से एड्रेसेस होते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस आर
आईपी एड्रेसेस, यानी कि आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड एट दिस लेयर। इस लेयर पे आईपी एड्रेसेस यूज होंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट लेयर 3 switches and routers work at this layer। इस लेयर के ऊपर हमारे पास लेयर 3 switches और राउटर्स यूज हो जो इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन वर्क ऑफ network layer is that the main work of network layer is to send a traffic from one network to another network। एक नेटवर्क से एक दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का काम ट्रैफिक को कौन करता है? नेटवर्क लेयर का होता है, सारा का सारा काम। क्लियर? तो आपकी राउटिंग की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे के सारे नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करेंगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। प्रोटोकॉल्स लाइक कौन कौन से प्रोटोकॉल्स? ICMP, OSPF, EIGRP, GRE, all these protocols work at layer 3 of OSI model। OSI मॉडल के लेयर 3 के ऊपर ऑपरेट करेगा कौन सा? ये वाले प्रोटोकॉल्स वर्क एट लेयर 3। ना आफ्टर दिस, अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट लेयर की। अगली लेयर जो है हमारे पास वो कौन सी होगी? द नेक्स्ट लेयर इज डेटा लिंक लेयर। द नेक्स्ट लेयर इज डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है? देखिए, OSI मॉडल में कौन सी लेयर है ये? इट इज लेयर 2। लेयर 2। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? देखिए, हार्डवेयर एड्रेसेस लाइक क्या? हार्डवेयर एड्रेस हमारे पास कौन सा होता है? मैक एड्रेसेस वर्क एट दिस लेयर। मैक एड्रेसेस हमारे इस लेयर के ऊपर ऑपरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? स्विचेस। कौन से स्विचेस? L2 switches and bridges operate at layer 2। ये लेयर 2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे स्विचेस और ब्रिजेस। इसका अगला पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट इज द डेटा लिंक लेयर is divided into 2 parts। दो पार्ट्स के अंदर हमारी डेटा लिंक लेयर डिवाइडेड है। द फर्स्ट पार्ट इज मैक एंड द सेकेंड पार्ट इज LLC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिक लिंक कंट्रोल। So these are the 2 parts of data link layer। After this अगला पॉइंट क्या आएगा? At this layer error detection is done। ये एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर डेटा का एरर चेक होता है। डेटा के अंदर अगर कोई एरर हो तो वो चेक होगा। आफ्टर दिस, इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है? दिस इज़ ऑल अबाउट, आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा लिंक लेयर। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है लेकिन अभी बेसिक्स के लिए इतना बहुत है डेटा लिंक लेयर के बारे में।
आफ्टर दिस द फर्स्ट लेयर इज, हमारी पहली लेयर होगी कौन सी, फिजिकल लेयर। पहली लेयर का नाम क्या है, फिजिकल लेयर। नाउ फिजिकल लेयर के ऊपर क्या होता है, देखिए, दिस लेयर डील्स विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन विच फॉर्मेट, इन बिट्स फॉर्मेट। बिट्स की फॉर्मेट में डेटा यहाँ से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे जाएगा, ये सारा काम किसका होता है, फिजिकल लेयर। डिवाइसेस लाइक कौन कौन से हमारे पास डिवाइस होगा, सबसे पहले आपका हब्स डिवाइसेस होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है हब्स। आफ्टर दैट फिजिकल ट्रांसमिटिंग वायर्स, NIC, all the devices work at layer 1, यानी कि कौन सी लेयर, फिजिकल लेयर। So these are the OSI मॉडल, दिस इज़ दी OSI मॉडल, एंड ये हमने अभी डिस्कस किए हैं इसकी सारी लेयर्स। आफ्टर दिस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ TCP/IP मॉडल और कुछ हेडर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँ।